अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पता नहीं आप कुछ ऐसे ही बरहम इमरान खान साहब भी हैं जिस तरह के आप आज बरहम हैं। क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया, मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब किया सिवाय पीटीआई की और कोई खबर ही कोई नहीं है कि पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई में ये कर दिया, पीटीआई ये हो गया। वही पीटीआई ना इधर की रह गई ना उधर की रह गई और सारा वक्त हम पीटीआई डिस्कस कर रहे हैं। ना मईशत डिस्कस कर पाते हैं, ना कोई और फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। सारा दिन आप लगे रहते हैं ये। देखा, मैंने आपको कहा था आप भी इसी तरह के बरहम है जिस तरह के इमरान खान साहब बरहम है। अब इन सियासी पार्टी से तो पाकिस्तान की ये सब चीजें जुड़ी हैं, जान छुड़ाओ सारा को लो। ये ऊपर वाली सतह पर ये सब लीडर्स हैं और फिर इनके अंडर गवर्नेंस और करप्शन और ये इकोनॉमी चलती है ना, इसीलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसे हम लीड स्टोरी भी कह सकते हैं, वो पोस्टर बॉय की तब्दीली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय अली अमीन गंडापुर साहब, आप कह रहे थे पीटीआई ना यहाँ की है ना वहाँ की, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं की तो रखी हुई थी ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते का काम कर रहे थे। अब वो पीटीआई केपी की सदारत से हटा दिए गए हैं और उस पे चंबे की बात यह कि उनके मुखालिफ ग्रुप के कंसिडर किए जाते हैं जुनेद अकबर खान साहब, उनको उनकी जगह सदारत दे दी गई है। हालांकि वो पहले फोकल पर्सन थे अली अमीन गंडापुर साहब के ही, लेकिन एक करप्शन स्कैंडल फोड़ा गया अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। शकील खान साहब ने बरमला आके कहा कि करप्शन हो रही है यहाँ पे, उसका उस वक्त नोटिस नहीं लिया गया और उस ग्रुप की इमरान खान साहब से बहुत सी कोशिशों के बावजूद मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। आज आउट ऑफ नोवेयर अचानक मुलाकात होती है। सलमान अकरम राजा साहब आके कहते हैं जी इमरान खान साहब ने सदारत उनके हवाले करने का फैसला किया और वो चाहते हैं कि गवर्नेंस और जो टेररिज्म के मामलात हैं उन पर अली अमीन गंडापुर साहब तवज्जो दें। मुझे आपसे ये जानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब का सदारत से हटाया जाना क्या वाकई बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है और इसकी वजूहात क्या है? एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता इनका कसूर है, बुशरा बीबी इनसे खफा है, या वाकई गवर्नेंस के मामलात हैं? मेरा ख्याल तीनों बातें हैं, मगर जो जैसे कहते हैं ना वो बात जो कि पुश कर दी है वो है बुशरा बीबी। अच्छा, द पुशिंग फैक्टर। हाँ, लास्ट फैक्टर बुशरा बीबी। अच्छा। क्योंकि देखिए ये शकील साहब हो गए, जुनेद हो गए, आतिफ खान साहब हो गए, ये सारे जो हैं ये तो पिछले अगस्त से लगे हुए हैं कि जी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनमें से एक साहब जो हैं वो तो वर्क्स एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और उनको भी तकलीफ हो रही थी कि गंडापुर साहब जो है मिनिस्टर की बात ही नहीं सुन रहे थे, खुद ही सारा कुछ कर रहे थे। और ये इस ग्रुप जो है ना, ये तीन लोगों का, इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बना ली है कि वी आर द एंटी करप्शन ग्रुप, हम गुड गवर्नेंस ग्रुप हैं। ठीक, तो अब वो गुड गवर्नेंस इस वक्त तो इशू 3-4 बन गए ना। एक तो ये है कि केपी के अंदर गुड गवर्नेंस छोड़े बैड गवर्नेंस से भी आगे निकल गए हैं। अच्छा। गंडापुर साहब कोई हुकूमत वक्त कोई गवर्नेंस नहीं कर रहे वहाँ, और इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट का एक ये भी कंप्लेंट है कि भाई कम से कम केपी में कोई गवर्नेंस तो होनी चाहिए। बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना आवारा प्रोविंस हो चुकी है वो, न किसी को पता नहीं है वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। और गंडापुर साहब सारा वक्त कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं सियासी तौर पे, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो नहीं हो रही। एक तो ये ग्रुप जो है ये काफ़ी अरसे से ये एजिटेट कर रहा है, मगर इस ग्रुप के साथ ये आज की कहानी नहीं है। ये जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है ना केपी के अंदर, दिस गोज बैक टू द फर्स्ट केपी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, इसके पिछले दौर में परवेज खटक साहब के दौर में। जी, परवेज खटक साहब को जब हटाया गया तो उस वक्त खान साहब को ये फैसला करना था कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो उस वक्त भी ये ग्रुप आतिफ लेड बाय आतिफ, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट कि ये हमें बनाएं। इनका वो ख्याल भी था कि हम बन जाएंगे हम, मगर उस वक्त खान साहब ने कुछ और फैसला किया और महमूद खान को बना दिया और महमूद खान ने आके इनकी गुड्डी काट दी। याद होता ना कि इनको साथ लेके चलते हो, उन्होंने भी आके इसकी गुड्डी काट दी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउटसाइडर ग्रुप था जो कि गुड गवर्नेंस और इस किस्म की चीज़ों की बात कर रहा था। और गंडापुर साहब को तो इसलिए क्योंकि ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ अ पब्लिक फिगर और ड्रामेबाजी है, सारा कुछ है, शोर शराबा है, बाल जा रहे हैं, एनसीए ये वो, खान साहब पसंद करते हैं ना ऐसे लोगों को। हाँ, शहर, हाँ, सारा कुछ। तो इसलिए आई थिंक बट नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि जो इनको जो रोल दिया गया ना बड़ा ख़तरनाक रोल है। एक ये कि आप चीफ मिनिस्टर या सुडाना प्रोविंस अच्छे तरीके से, इट्स अ फुल टाइम जॉब। दूसरा ये कि अगर प्रोविंस चलानी है तो जो लोकल लोग हैं उनके साथ टाइम देना है, उनको उनके मुख मुका करने हैं, वहाँ उनकी बातें सुननी है और मिलजुल के वहाँ काम करना है।
टाइम ही नहीं है। गंडापुर साहब को एक तरफ हुक्म आता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करो, मगर ये नहीं करना, ये करना है। दूसरी तरफ ये है कि प्रोविंस को भी चलाओ, पार्टी को भी चलाओ, बिकॉज ही वाज पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो, तो पार्टी को भी चलाओ, प्रोविंस को भी चलाओ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बात करो, लॉन्ग मार्च भी करो और गाली भी खाओ। हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट से भी ठाप पहनती है, फेडरल गवर्नमेंट से भी ठाप पड़ती है, और उधर से खान साहब की इनके खिलाफ है जो बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी आई थिंक हिज वर्स्ट एनिमी राइट नाउ, वो जो कि पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ है आपको पता ही है। जी जी, वो कुछ भी बात के बाद से तो मेरा ख्याल है ये वक्त पता था कि ये पता कट जाएगा। अच्छा। और ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब गंडापुर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ बड़ा बोझ था, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बेहतर हुआ। वो चाहते थे कि वो खुद छोड़ दें। अच्छा, ऐसी कभी कोई बात नहीं होती, खुद कोई नहीं छोड़ता इस किस्म के ओहदे। गवर्नमेंट को चलाने के लिए पार्टी की प्रेसिडेंसी भी बड़ी ज़रूरी होती है, एंड इन फैक्ट इन मैनी वेज दैट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन आउटसाइड गवर्नमेंट, और पार्टी प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर भी ना नहीं कर सकता। अच्छा। तो इससे वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब गंडापुर साहब से पावर्स छीन लिए गए हैं, अब खान साहब ने किसी और जगह पे डाल दिए, और फिर जुनेद साहब जो हैं इनको तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में के लिए भी नॉमिनेट कर दिया, के लिए भी चेयरमैनशिप के लिए। अब मैं आपको बताऊं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो ये सिर्फ केपी में इश्यू होता तो और बात थी। ये जो जुनेद साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नॉमिनेट किया वकास को हटा के, जो कि उनके बड़े गंडापुर साहब के करीब शेख वकास अकरम, शेख वकास, और नॉमिनेट किया तो शेर अफजल मरवत साहब को पहले, लेकिन उनको भी छुट्टी हो गई, उसके बाद वकास की छुट्टी हो गई, और अब जुनेद साहब को नॉमिनेट कर दिया। अब जुनेद इज अ वेरी वेरी पावरफुल, बिकम ए वेरी पावरफुल पर्सन। एक तो ये प्रेसिडेंसी मिल गई है जी, मिल गई है ना जी, और उसकी पार्टी की इन द प्रोविंस। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अच्छा, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज वेरी क्रिटिकल। वहां से हमें समझ आती है कि आगे क्या होने जा रहा है। आपने गौर किया कि नहीं किया आयशा, के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सारे वोट इनको पड़ गए, गवर्नमेंट ने भी इनको ओके कर दिया। हालांकि हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं जी, गवर्नमेंट कभी भी उस बंदे को, ऑपोजिशन के बंदे को ओके नहीं करेगी जहां वो समझती है कि इसके साथ प्रॉब्लम होगा जी, बिकॉज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर हर चीज गवर्नमेंट की आगे आती है जी, और वहां जितनी तनकीद आप करें वो गवर्नमेंट बह जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब ने, गवर्नमेंट ने भी इनको एक्सेप्ट किया जी, और पीटीआई ने भी इनको नॉमिनेट कर दिया। इससे जो मैं रीडिंग करता हूँ, मेरी रीडिंग ये है कि ये एक किस्म की ब्रिज बनेंगे। अच्छा, ये एक किस्म की ब्रिज बनेंगे बिटवीन इमरान खान एंड द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट, ओके। वो तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का ब्रिज थे, अली अमीन, ये इमरान खान एंड गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट एंड विद दिस जेंटलमैन। अच्छा, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू फील कंफर्टेबल विद हिम। ये गवर्नमेंट को भी लताड़ भी सकते हैं और रिलीफ भी दे सकते हैं। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ इनकी अपॉइंटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि अब आगे कैसे जा रहा है। जैसे ये वकला हजरात को अहमियत मिली पार्टी में जी, और वो रीजनेबल लोग हैं, और जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको पीछे धकेल दिया गया। इसी तरीके के साथ अब गंडापुर साहब से भी पावर्स ले लिए गए हैं, और अब किसी और के हवाले किया गया। अच्छा, क्योंकि ये ग्रुप गुड गवर्नेंस भी दे सकता है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात भी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट इनकी ज़्यादा इज्जत करती है बनिस्बत उन लोगों को जिनको फारग किया है, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ व्हाट इज कंसीव्ड टू बी द करप्ट एलिमेंट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी फार रीचिंग इमरान खान ने फैसला किया है, बट इसका जो रियल मकसद है, इस एक अपना सपोर्ट बेस इन केपी उसको बरकरार रखना, क्योंकि वो अब मायूस होता जा रहा था। आप जो लोग पेशावर जाते हैं और वहाँ से आते हैं, रोते हैं, कहते हैं शहर का हाल ये हुआ है कि वहाँ आप चल नहीं सकते, और बहुत गंडापुर की गवर्नेंस के ऊपर बहुत सी तनकीद हो रही है। और इसी तरीके के साथ फेडरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काफ़ी अरसे से, 6 माह से नहीं है, बन नहीं रही है। कानून के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से हेड के पीएसी का हो। गवर्नमेंट अगर चाहती तो गड़बड़ कर सकती थी, मगर इवेंचुअली उन्होंने जब ये इशारा आया कि ये बंदा हम नॉमिनेट करेंगे तो कबूल होगा कि नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा ये ठीक है। तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इस ग्रुप ने ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान एक इनरोड्स क्रिएट कर लिए विद इन गवर्नमेंट एंड विद इन द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, और या जो काम गंडापुर साहब नहीं कर सके या मरवत नहीं कर सका, वो इस ग्रुप ने कर लिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़े असासे बुशरा बीबी के होंगे, और इसके पीछे बुशरा बीबी की सोच है, और वो अपना ग्रुप तकड़ा कर रही हैं ताकि इवेंचुअली उन्होंने
इमरान खान की चाबी बुशरा बीबी के पास है, ना गंडापुर के पास थी ना किसी और के पास, ठीक। और वो चाबी जो है अब उसके साथ 4 छोटी चाबियां भी मिल गई हैं, और अब थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। इसलिए मैं समझता हूँ कि चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो गई है बिटवीन पीटीआई एंड फेडरल गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, और रेकन्सिलिएशन शायद अभी नहीं, फौरन नहीं, बिकॉज फौरन में शक शुबात खड़े हो जाते हैं। इट मे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब भी तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही कर रहे थे, बेशक सामने आके नारे, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो खान साहब को आगे बात ही नहीं कर सकते थे। वो बिकॉज ही वाज थ्रू आउट ही इज़ बीन थिक विद द एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके ऊपर शक के नज़र से भी देखा जाता था कि पता नहीं इधर खड़ा है उधर खड़ा है, करदा की है। ठीक, तो इसलिए आई थिंक उसको मौका दिया गया कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, बट गंडापुर साहब नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि केपी में आते थे तो गरजते थे, धरने पे जाते थे तो दुम दगा के निकल जाते थे, गायब हो जाते थे, ठीक। और सारा वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गोद में आते जाते थे, और ये कुछ छुपी हुई बात भी नहीं थी, ठीक। तो आई थिंक खान साहब के कान में भरने के लिए बड़े लोग थे कि यार है बंदा जड़ा नहीं ट्रस्ट किया जा सकता, वगैरह 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 वगैरह। और आपको नहीं पता, मुझे तो पता है कि पीटीआई के अंदर आज नहीं 6 माह पहले पीटीआई के लोग मुझे बैठ के कहते थे ये गंडापुर जो है ना, ये बंदा नहीं ठीक, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मरवत के बारे में यही कहते थे। और अगर 6 माह पहले ये बातें हो रही थी, और वो लोग जो बड़े रेडिकल किस्म के हैं, तो वो तो पहले ही इसके ऊपर एतमाद नहीं रखते। अच्छा। और दिन ब दिन हिज पोजीशन हैज बीन वीकेंड। जब से बुशरा बीबी के साथ झगड़ा चढ़ा है, ठीक। और उन्होंने, बुशरा बीबी ने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने भी अपने लोगों को बता दिया कि इसने ये मुझे घसीट के लेके गया, मैं तो आगे जाना चाहती थी। जी जी जी। और उन्होंने कहा मैं अकेली रह गई, जिसके बाद इन्हें सफाई देनी पड़ी, वजाहत देनी पड़ी। तो बस फिर जब ये हो जाए तो खान साहब किसकी बात मानेंगे, गंडापुर साहब की बात मानेंगे या बुशरा बीबी की बात मानेंगे? तो मैंने पहले आपसे कहा था कि खान साहब की चाबी बुशरा बीबी के पास है, और बुशरा बीबी जो कहेंगी वही होगा। और ये जो ग्रुप है अब इसको अहमियत मिल रही है, और आप देखिएगा कितनी करीबी एसोसिएशन होगी इनकी विद बुशरा बीबी। ठीक है। और कीप योर आइज ऑन जुनेद। जुनेद विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। ओके। और वो क्या रोल होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन इन सिग्नल्स को अली अमीन गंडापुर साहब कैसे कैच करेंगे? लाइक वो खुद रिजाइन कर सकते हैं या उनसे सीएमशिप भी जाएगी? इट्स इंटायरली पॉसिबल, इंटायरली पॉसिबल कि वो सीएम भी नहीं रह सकेंगे। अच्छा। ये बिल्कुल मुमकिन है, या खैर लेट्स से मुमकिन नहीं है तो एन मुमकिन है, हो सकता है। बिकॉज जब ये प्रेसिडेंसी का पावर ले लिया गया है तो इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिम बाय खान साहब। Okay. So अगर इफ दैट्स द केस आयशा, देन आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये ग्रुप जो है ना, हाँ, ये नहीं रुकेगा। जब तक आतिफ को नहीं मिलेगी चीफ मिनिस्टरशिप, ये रुकेगा नहीं। You know, ये नाम भी आइन से शुरू होता है, अली अमीन गंडापुर साहब, इनका नाम भी आइन से शुरू होता है, तो ये वो तो बस आप समझ लीजिए। अब सितारे इन लाइन भी हो गए, आज है भी 25 जनवरी और हमें आज 1 साल भी हो गया प्रोग्राम करते हुए यहाँ। एनीवेज, आतिफ खान साहब का तो आपने नाम इनामे पेश कर दिया, लेकिन ये कहिएगा कि आज पंजाब की भी लीडरशिप मिली है। 2 लोग केपी से थे, केपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मलिक अहमद खान बच्चर साहब ये पंजाब से थे, और मियां फरत अब्बास साहब भी, ये अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान साहब वहाँ से रिप्रेजेंट। तो पंजाब की सतह पर शेख वकास अकरम साहब बड़े क्लोज समझे जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, और अक्सर उनके हवाले से सफाइयाँ दे रहे होते थे। इमरान खान साहब ने उन्हें डांटा भी कि आप उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है पीटीआई। पंजाब में आप क्या चेंजेस होते देख रहे हैं? आई थिंक पंजाब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पंजाब में आपने देखा ना, उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप जो है वो सलमान अकबर राजा साहब को दे दी है। राजा साहब इज़ अ न्यू कमर, उनकी कोई पर्सनल फॉलोइंग नहीं है, उनको ना डेरा है ना कोई एमएनए का पोजीशन है। अब उनके खिलाफ भी काफ़ी महाज बन रहे हैं, बिकॉज ही डजंट हैव अ पर्सनल फॉलोइंग, ही इज़ एन आउटसाइडर इन द पीटीआई। जी जी जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो आप देखिए, वो जैसे कहते हैं ना, अपना सर झुका के वो आजकल काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी थोड़ी सी झड़प हो गई उनकी मरवत साहब के साथ, तो मरवत साहब ने शोर शराबा डाल दिया। तो ये अच्छी बात नहीं होती, कंट्रोवर्सीज इस किस्म की शुरू हो जाएं, स्पेशली नाउ ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो इसलिए पंजाब के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी कोई तब्दीली आएगी, बट ये पहला खतरा है, आप समझेंगे तो पीटीआई के अंदर लीडरशिप के अंदर चेंजेस आप देख रहे हैं। तो ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं, इनसे क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा होगा, और आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ी तब्दीलियाँ होंगी जो पॉलिसी को भी चेंज कर देंगी? बयानिए को चेंज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, बयानिया तो चेंज करना पड़ेगा,
प्रॉब्लम ये कैसे चेंज होना है और जो नया बयानिया वो एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे अपनी आवाम से, क्योंकि वो नया बयानिया के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अब उस कॉम्प्रोमाइज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कह लें, डील कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। बिकॉज इन्होंने कोशिश कर ली है ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ, इन्होंने धरने करके देख लिए, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस करके देख लिए, इन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ पूरा महाज बना के देख लिया, इस्टेब्लिशमेंट को गाली गलौज करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, इनको कुछ नहीं मिला। और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आज ये ज़्यादा आज कमज़ोर हो चुके हैं बनस्बत इसके कि 6 माह पहले। तो अब सिर्फ वो एक डोनाल्ड ट्रंप रह गया वो फैक्टर, और उसको भी मैं समझता हूँ कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आज नहीं कल नहीं परसों इनको बातचीत की तरफ फिर आना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ रिहाइयों की बात होगी, ठीक, और कुछ फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड KP government, because don't forget KP is now a very critical province. जी, बहुत critical province है because of terrorism and so on. और तो उसमें गंडापुर साहब has to cooperate with the anti-terrorist agencies. जी, वहाँ आज तक अभी तक कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट भाग दौड़ कर रही है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, आर्मी चीफ सब हो आए हैं वहाँ से, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जी, इट्स नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तो कुछ हो ही नहीं रहा। खुरम के अंदर क्या हो रहा है और बाकी जगह पे क्या हो रहा है आप देखें, ये दीज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन धरनाज एंड इन शहर का हाल पेशावर का बुरा हो चुका है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ऊपर से तालिबान जो है वो धन आ रहे हैं, एंड गंडापुर साहब डजंट नो वेदर ही इज कमिंग और गोइंग। सो आई थिंक देयर मे बी सम चेंजेस। ओके, तो इन चेंजेस के बाद पार्टी इख्तलाफात बढ़ेंगे या काबू पा लिया जाएगा? नहीं, देखिए, पार्टी कहीं नहीं जाती, पार्टी के अंदर ये चीज़ें चलती हैं और चलेंगी। ये पार्टी है उस किस्म की मिडिल क्लास की जो आज तक they have never had a voice. ये बिल्कुल समझे सोशल मीडिया पार्टी है। ये सोशल मीडिया के अंदर फ्री फॉर ऑल है, जड़ा उठता है बोल पैदा, ठीक, और तो अनारकी है बहुत सारी। नई छोटी पार्टी, नई पार्टी है ना, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, मगर पार्टी इज़ वेरी न्यू। ये नून लीग और पीपल पार्टी वाले थे पुराने घोड़े ने, ठीक है जी, ये तो 30-40 साल हो गए ना लग गया, ठीक है। तो ये तो बेचारे नए आए हैं अभी, तो इनको वक्त लगेगा टू इफेक्ट पार्टी डिसिप्लिन एंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट इनसे पहले नाराज रही है कि यार आप पार्टी नहीं बना पाते, आप बंदे नहीं निकाल पाते, आप अपना वोट नहीं निकालते। इसीलिए 2018 की इलेक्शन में फिर इनकी हेल्प करनी पड़ी RTS सिस्टम तोड़ के, और इस दफ़ा फिर करना पड़ी। तो मतलब ये है कि इनको खड़ा करना पड़ा, खुद तो खड़े हो नहीं सकते थे। तो इस सेम पेज में इसके सहारे के बगैर खान साहब तो हिलते नहीं थे कुछ, सारा वक्त यही था कि यही करेंगे ये। यहाँ तक खान साहब ये कहते थे कि जी वो ISI मुझे टैप करती है मेरे फ़ोन, तो अच्छी बात है, वो मुझे प्रोटेक्शन के लिए करती है। तो ये सूरत हाल है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक इवेंचुअली इस पार्टी को मूवमेंट से हट के एक पार्टी बनना है और उसके अंदर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इट विल टेक टाइम। अच्छा, वैसे तो ये शायद सिर्फ एक वाइल्ड गैस ही हो सकता है कि जब अलकादिर ट्रस्ट में सज़ा हुई इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को भी, जो कि एक अरसे से ज़मानत पर थी, और आपने बताया कि उन्हें ज़मानत पे क्यों छोड़ा गया है, और उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ और बुशरा बीबी का जो भी किरदार रहा, अलकादिर ट्रस्ट पे सज़ा के नतीजे में वो वापस जेल चली गई। उस सज़ा के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीबन 1.5 घंटे तक इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, लेकिन मीडिया से बात किए बगैर वो चले गए। क्या बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने या जेल भिजवाने में अली अमीन गंडापुर साहब का कहीं कोई? नहीं, देखिए, मैं इसके सभी कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं बिलीव करता। अच्छा, हमें दूर ही रहना चाहिए। ये आप व्लॉगर्स की सुन के बातें तो सब करना शुरू कर देती हैं आप। असल में देखिए, अमीन गंडापुर साहब की हिम्मत नहीं है कि वो बुशरा बीबी के खिलाफ साजिश करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर ये ज़रूर है कि बुशरा बीबी जो है वो कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो इसलिए इन्होंने गलती की कि ये समझे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं इंडिस्पेंसिबल और मेरे बगैर कैसे होगा, और इन्होंने उस वक्त बुशरा बीबी को वो अहमियत नहीं दी जो वो चाह रही थी। और तो नज़र भी आ रहा था कि वो, तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी ने माइंड किया, उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, मौका मिला तो उन्होंने। मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि जब से ये बुशरा बीबी को अडियाला जेल में भेजा गया है और खान साहब भी अडियाला जेल में है और मुलाकातें भी ज़्यादा नहीं लोगों को करने दिया जा रहा, तो अब अगर शक करना हो तो फिर तो बहुत से शक किए जा सकते हैं। तो मेरी कान के अंदर कुछ लोग आके फुसफुस भी करते रहते हैं। क्या कहते हैं?
वो कहते हैं तोड़ा की ख्याल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी मुलाकातें नहीं हो रही, कौन पॉलिसीज बना रहा है, क्या हो रहा है? मैंने आपसे पूछा कि अचानक मुलाकात कैसे होगी, आपने मुझे अब जवाब दे दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ लोग कान में आके फुसफुस करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी उन्हीं लोगों ने फुस-फुस करके बताया कि पीटीआई वापस आ जाएगी, क्योंकि अब उन्होंने कहा है मुज़ाकराती कमेटी से मुझे मुलाकात करने दीजिए इमरान खान साहब ने। रातों रात नहीं होता कुछ, पहले ये बात चलती है, फिर आगे चलते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर गाली गलौच होती है, ताकि अपने क्रेडेंशियल्स ठीक रहे ना। ये इतना लगे लम्बे ही पै गए, हाँ ठीक है, लंबे पैंट तो पहले भी थोड़ी जी टूट, हाँ ये वो हमारा करनी पड़ती है ना, हाँ। तो इसलिए ये वही उसी किस्म की गेम है ये। बट इवेंचुअली मेरा ख्याल है ये जो लीडरशिप चेंज हुई है ना, दिस इज अ गुड साइन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हाँ। तो मुज़ाकराती अमल के बारे में अब सलमान अकरम राजा साहब की सख्त अप्रोच, और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर और इन लोगों का ये कहना मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दिया जाए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात कराने दी जाए, उसके बाद आगे का लाहेमल। तो रिजिड अप्रोच पहले अपनाना कि हमने मुज़ाकरात ही नहीं करने, और उसके बाद ये कहना कि मिलने दिया जाए, फिर हम बताएंगे। तो आप देखिएगा ना, बैरिस्टर गौहर हो गए तो पहले से ही इज़ वेरी कंसिडर्ड, ज़्यादा वो गाली गलौज की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं, वो दंदनाते नहीं हैं। हाँ। मगर राजा साहब थोड़े बहुत दंदनाते थे ना, हाँ। मगर आप देखिएगा टोन जो है ना वो अब थोड़ा रीजनेबल हो जाएगी। अब वो वकीलों की टोन हो जाएगी, पॉलिटिकल लीडर की टोन नहीं रहेगी। तो ये दिस इज ऑल अ साइन कि तैयारी की जा रही है कि किसी से किसी स्पेस क्रिएट की जाए, रास्ते ढूंढे जाएं, और ये लड़ाई झगड़े वाला जो रास्ता है ये कामयाब नहीं हो रहा। तो इसलिए अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खान साहब अभी भी ये सोचेंगे कि जी अगर ये कमीशन वमीशन नहीं बनती और ये मुज़ाकरात होल्ड रहते हैं या बंद ही हो जाते हैं और चल के फिर रुक जाते हैं, तो क्या खान साहब फिर धमकी देंगे कि जी चले जी एक लॉन्ग मार्च और कर दें, एक 10,000 बंदा लेके आओ और चलो आके फिर इस्लामाबाद डी चौक चलिए? क्या ये करेंगे? क्या नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो क्या होगा? फिर एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी? तो ये सारी चीज़ें अब आगे देखनी है कि किस तरफ खान साहब लेके चलते हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अब वो किस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनको साथ भी लेके चलती है, और इनकी जो बड़े एक्सेसिव एक्सट्रीमिस्ट डिमांड्स हैं जो कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको मुस्तरद नहीं करते और तरीके से इनको बात को आगे चलाते हैं। इनकी फेडरल गवर्नमेंट के फ़ायदे की बात है कि इनको साथ लेके चला जाए, मगर ये नहीं कि जो ये कहते हैं वो कंसीड कर दिया जाए। वो कर ही नहीं सकते, वो कर देंगे तो उड़ जाएंगे। ठीक, तो बस ट्रिक यही है कि इनको साथ रखना है, ठीक, इनको सड़कों पे नहीं आने देना। और अगर ये सड़कों की तरफ फिर चलते हैं तो फिर वही जो पहले अशर हुआ है वही करना पड़ेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट की इस किस्म की सोच है, ये मेरी सोच नहीं है, ये उनकी सोच है। ठीक, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे आ जाते हैं और ये लड़ाई झगड़े बंद कर देते हैं तो वील अकोमोडेट देम, जैसे अकोमोडेट किया जुनैद साहब को, किया ना पीएससी में। हाँ, और खान साहब ने उधर भी कर दिए। तो अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स उनकी तरफ से होंगी तो आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। बट ये ना समझे कल ही मूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इट विल मूव बट स्लोली। ठीक है, और वो उसके लिए हम पहले 28 जनवरी पे नज़र रखें, और 28 जनवरी, हाँ 28 पे नज़र रखें, बट नॉट ओनली 28 पे, उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद यौम स्याह मना रही है ना 8 फरवरी को। हाँ, यौम स्याह में भी अब देखिए ना, अगर वो कहते हैं लेके आओ 20,000 बंदा, तो फिर वी हैव एन इशू, वी हैव अ प्रॉब्लम। मगर अगर यौम स्याह यही है कि हर जगह पे आप लोग एहतजाज करें, पर घरों में बैठ के करें, अपने शहरों में बैठ के करें, दैट्स ओके। अच्छा, तो पहले तो केपी से आप सारी कुमक लाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब सबको मोबिलाइज करते थे। अब ये जुनैद अकबर खान साहब आपको लगता है कि कर सकेंगे केपी से? अब यहाँ दो इश्यूज बन गए ना। क्या? एक तो ये कि मोबिलाइज करने के लिए आमतौर पे पार्टी प्रेसिडेंट ही करता है, उसके तल्लकात होते हैं विद ऑल दी एमपीएस एंड एमएनएस, तो वो ही पार्टी प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द पार्टी, पार्टी ही एहतजाज करती है, गवर्नमेंट नहीं करती। मगर गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर भी नहीं होता। और गंडापुर साहब करते क्या थे कि वो स्वाय पार्टी को नहीं जितना सोचते थे, वो अपना सोचते थे, और जितने पैसे लगा सकते थे गवर्नमेंट के वो लगा देते थे। अब ये होगा कि ये मांगेंगे, ये ग्रुप जो है ये मांगेगा पैसे कि हमने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, ये दें वो दें, और गंडापुर साहब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे।
फ्री हैंड दिया तो गंडापुर साहब को ये बाहर निकाल देंगे ना। हाँ। वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो ये अब कैलिब्रेट करके गंडापुर साहब भी जो हैं इनका हर बात नहीं मानेंगे, कहीं रुकावट क्रिएट करेंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो करेंगे, कहीं दे देंगे, मगर ये नहीं होगा कि ये फिर उनके खिलाफ बहास बना लें। अगर गंडापुर साहब ने इसको कैलिब्रेट ना किया तो इनके गंडापुर साहब के खिलाफ ये सारा ग्रुप एक नया बहास बनाएगा, इसको निकालें एज चीफ मिनिस्टर। ये होंगी कॉम्प्लिकेशंस इस चेंज के बाद, और इसी से आपको समझ भी आ जाएगी कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने की पोजीशन नहीं। केपी के उफक पर तब्दीलियों के बाद पंजाब के उफक पर तब्दीलियों का इंतजार है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी में भी। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। और अब एक वाइडर पर्सपेक्टिव वाला मामला है, और वो है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का, जो कि अदर देन सीपैक हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और उनकी कंप्लेंट है मुहाफिजों के खिलाफ जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के पाबंद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ दें क्योंकि ये हमसे रिश्वत लेते हैं, भत्ता लेते हैं, और फिर हमें नज़रबंद कर दिया जाता है हमारे घरों में, और फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए जो गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं उनका भी खर्चा हमसे लिया जाता है। एयरपोर्ट से लेकर घर तक हमसे यही तलब किया जाता है कि पैसे दें। अब उसके जवाब में वजारत दाखिला सिंध और IG सिंध का भी मौक़िफ़ सामने आया। तर्जुमान ने भी एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, अगर एक शख्स की ये कार्रवाई है तो सारे इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। आपके पास सब क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? इन्फॉर्मेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जब से ये टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हैं जी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये अगर आप चाहते हैं कि सिपैक चले और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आप ये टेररिज्म का मसले को हल करें। और आपकी जो प्रोटेक्शन है वो सही नहीं है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है। अच्छा। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये बात ऑथराइज़ की है कि यहाँ जो चाइनीज़ एम्बेसडर है उसने ये ओपनली बात कही थी, जिसके ऊपर फिर कहीं यहाँ शोर पड़ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं आप ये। मगर ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसे नहीं हुआ कि चाइना ने कोई और उनके एम्बेसडर ने यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात खुलेआम की हो कि हमारी सिक्योरिटी का इशू है, पब्लिक फोरम पे नहीं कही। हाँ, ये छुपी हुई बात रहती थी, मगर अब ये बात सामने आ गई और ये हर जगह से मैंने कंफर्म किया है कि चाइनीज़ ने ये कहा है कि हाउ कैन वी कंटिन्यू, लाख बंदा हमारा चाइनीज़ वहाँ है तो आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो चाइना ने ये प्रपोज़ किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक अपनी फोर्स बना के आपको दे सकते हैं, या जॉइंट फोर्स बना लें, या उस बना लें, हम अपने लोग दे देते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। आप आउटर रिंग में हो, इनर रिंग में हमारे लोग हो जाएं। मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी। ये अगर ये बात आगे बढ़ती तो ये आज ये जो इश्यूज बन रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज़ कर क्या रहे थे, यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, वो बड़े अनसेफ इलाके हैं। तो चाइनीज़ जो ज़्यादातर थे वो जो आना जाना वो फिर आर्मड गाड़ियों के बगैर उनके लिए मुश्किल हो गया था। अच्छा, क्योंकि उनके पास अपनी सिक्योरिटी नहीं थी जी, अपने आर्म गार्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो वो लोकल पुलिस के साथ ही, तो आपको पता ही है जो यहाँ हाल है, वो अगे एक पुलिस का डाला लग्या होता है या एक पीछे लग्या होता है और मेरा ख्याल है उन्होंने बंदूकों के बारूद ही नहीं होता, वो बेचारे इंज ही करके बैठे होते हैं, सुते होते हैं। अगर कुछ हो भी जाए तो सबसे पहले वो फारग हो जाते हैं, तो हार्डली प्रोटेक्शन है कि चाका ही है बस। तो अब बात यह है कि जब ये टेररिस्ट अटैक शुरू हो गए तो ये सीरियस मामला बन गया। उन्होंने उस वक्त से रोक दिया सब कुछ चाइनीज़ कि ये मामला पहले तय करें। अच्छा। तो सिपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुक गए। बहुत से कम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भरपूर तरीके से वैसे ही चल रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है पक्की। अच्छा। तो अब ये पहले आर्मड गाड़ियाँ पे करते थे। गवर्नमेंट ने कहा भी हमारे पास आर्मड गाड़ियाँ नहीं है, आपने लेनी है तो प्राइवेट सेक्टर से आप आर्मड गाड़ियाँ रेंट पे कर लें। अब वो थे वेरी एक्सपेंसिव। फिर गवर्नमेंट ने ये भी किया कि आर्मड गाड़ियों के लाइसेंसेस भी प्राइवेट सेक्टर को देने बंद कर दिए, पाबंदी लगा दी कि वो अगर, क्योंकि उनको था कि शायद ये गलत इस्तेमाल ना हो जाए और वो जायज़ किस्म का कंसिडरेशन है। तो मतलब ये है कि सिक्योरिटी हम ही देंगे और कोई नहीं देगा। अच्छा। ये भी फिक्र था कि अगर चाइनीज़ यहाँ आर्म्ड सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्शन अमेरिका से आना था कि ये क्या आर्म्ड चाइनीज़ इनसाइड पाकिस्तान, दैट्स वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। वो तो ग्वादर के ऊपर चाइनीज़ प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब आप समझे कि चाइनीज़ आर्म्ड चाइनीज़ जो आ रहे हैं जा रहे हैं लोगों, तो वो तो जैसे अमेरिका नहीं होता अफगानिस्तान में,
अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो उनके कंट्रैक्टर्स जो थे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे ना। उनकी गवर्नमेंट तो नहीं कुछ कर सकती थी। करज़ई की गवर्नमेंट हो गई या अशरफ गनी की गवर्नमेंट कुडंट प्रोवाइड देम, उन्होंने तो अपनी प्रोटेक्शन ली हुई थी। तो वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स लगती है इफ योर ओन पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय योरसेल्फ विद वेपन्स। तो मेरा ख्याल है इस वजह से हमारी हुकूमत ने और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये नहीं होगा, हम ही करेंगे। और इनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर केपी गवर्नमेंट अनस्टेबल है, पुलिस जीरो है वहाँ की, वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, सेक्टेरियनिज्म वहाँ है और फिर दूसरे सेपरेटिस्ट किस्म के छोटे मोटे मूवमेंट्स भी चल रहे हैं वहाँ। अब ऊपर से आप चाइनीज़ वहाँ आ जाएं विद वेपन्स तो वो तो और भी प्रॉब्लम बन जाएगा। आई थिंक एक तरफ तो ये मामला तय नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अब चाइनीज़ जो है वो कह रहे हैं कि अब उनका ये छुट्टियाँ थी ना, तो अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर भी और वैसे भी न्यू ईयर, तो अब जनवरी में दे हैव टू कम बैक एंड स्टार्ट वर्क। वो रुका हुआ है आजकल, इट इज़न्ट प्रोसीडिंग एज इट शुड। तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अब ये जो अदालत में गए हैं इसके तो दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि जी हमारी जो मूवमेंट है वो रोकी हुई आपने। अच्छा, यहाँ दो किस्म के चाइनीज़ हैं। एक वो चाइनीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, एक वो चाइनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो पब्लिक में जो बात आ रही है, प्राइवेट में तो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स जा रही हैं जी। वो चाइनीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हैं और वो चाइनीज़ जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे। मगर जो प्राइवेट वाले हैं वो उनकी बात कम ही सुनते हैं ना लोग, बिकॉज वो पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं साथ और ये है और वो है, और वहाँ भी फ्रॉड हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई भी जो है वो भी तो तुम्हें पता ही है, और जितने मौका मिलता है और ठा कर देंगे। तो 3-4 केसेस तो ऐसे आए हैं, रोना धोना उनका चाइनीज़ का, वो साड़ू लुट के ले गया, असी छुट्टी करेंगे, वो चाइना वापस आए तो पता लग गया इतने बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, वहाँ सारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये केसेस चल रहे हैं। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट मस्ट सिट डाउन विद द प्रोविंसेस, स्पेशली केपी एंड सिंध। अच्छा, पंजाब में इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो प्रोजेक्ट्स जो सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स देयर एंड सिमिलरली इन केपी बिकॉज़ देयर आर अनसेफ एरियाज। तो वहाँ सिक्योरिटी इज़ अ मेजर इशू। अब हाँ, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि वी कांट अफोर्ड इट, कि इनको हमारे पास अभी प्रोटेक्शन हम दे नहीं सकते, इसलिए हमने रोक लिया घरों से नहीं निकलना। जब तक फेडरल गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं होता कि किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए कौन पे करेगा, कैसे होगा, तो उस वक्त तक तुसी घर ही बैठो, बाहर ना निकलो। या तो आमद गाड़ी ले तो फिर आप निकले। मगर अगर आमद गाड़ी नहीं लेनी, और आमद गाड़ी महंगी है, लाख रुपए पर डे दी उन्होंने खर्चे नहीं आमद गाड़ियाँ दे, तो वो कहाँ चाइनीज़ जो है एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं $5 मिलियन का या $10 मिलियन का, तो वहाँ सारे चाइनीज़ आ रहे हैं जा रहे हैं आमद कार्स विच दे कांट बाय बट दे हैव टू रेंट। तो और वो रेंट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने NOCs के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है फॉर आमद कार्स, बिकॉज़ दे डोंट वांट इट गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाँ, ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस हद से बड़ी, तो अदालत पहुँच गए और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर शायद वो इसको सॉल्व नहीं कर सके। अब ये जो मौक़िफ़ आ रहा है सिंध हुकूमत का, उनका ये कहना है कि चीनी काउंसलेट और पुलिस ने साथ मिलकर बैठकर SOPs बनाए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे रूगर्दानी की जाए। मीनवाइल इन्हीं इश्यूज़ के होते हुए आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक विजिट ड्यू था और उससे पहले उनकी इंजरी की वजह से हो नहीं सका, 6 फरवरी को वो चाइना जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, तो कौन से इश्यूज़ डिस्कस होंगे? आसिफ जरदारी जा रहे हैं। अच्छा। और अच्छी गल जा रहे हैं, एंड आई थिंक अगेन द डिस्कशंस हैव टू बी अराउंड CPEC एंड सिक्योरिटी इश्यूज, और मेरा ख्याल है इनके साथ कुछ फौजी भी साथ जाएंगे। अभी जाहिर है उनका नाम शाम नहीं आएगा, बट आई थिंक डेफिनेटली बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज प्रेसिडेंट जितनी मर्जी ब्रीफ हो, बाकी असली बात तो कहीं और से होती है ना। तो आई थिंक प्रेसिडेंट का कवर है, but I think there will be some serious talks on security situation, CPEC projects and security situation, debt rescheduling and so on. ठीक है, तो ये है मामलात, और आसिफ अली जरदारी साहब जब वहाँ से वापस आएंगे तो उनके विजिट के ऊपर करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, अब आप सवालात शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एक व्यूवर है वो कह रहे हैं उनका दिमाग घूम गया। भला क्यों घूमा? अल्लाह रहम करे, और मेरा ना दिमाग घुमा देना। आमिर अहमद साहब टोरंटो से बता रहे हैं क्यों घूमा उनका दिमाग। आमिर साहब तो हर रोज एक सवाल भेज देते हैं। शुक्रिया आपका आमिर साहब।
कल का प्रोग्राम सुना आपका, मैंने दिमाग घूम गया। सेठी साहब, आप की एक दो बातें सुन के, आपने इमरान खान के मुतालिक फरमाया कि गवर्नमेंट इमरान खान को एंगेज रखना चाहती है क्योंकि वो जिद्दी आदमी है बेचारा, वो वरना पता नहीं क्या पसुड़ी डाल देगा वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों, क्या भुट्टो जिद्दी नहीं था? क्या नवाब अकबर बुख्ती जिद्दी नहीं था? तो देख लें क्या असर हुआ उनका। इमरान खान जिद्दी विद्दी कहाँ से है? इमरान खान तो एक बुज़दिल आदमी है मेरी नजर में, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक है इमरान खान साहब का, और ये बुख्ती और भुट्टो की तरह किसी छोटे सूबे से ताल्लुक है नहीं, इसलिए मदद कर रहा है वो। क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ ये कि कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इमरान इज़ द लीडर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी, वेरी पॉपुलर पार्टी, वेरी एग्रेसिवली पॉपुलर पार्टी एट होम एंड अब्रॉड। तो आप क्या समझते हैं? एंड ही हैज़ अ रीज़न टू बी एंग्री कि ही थिंक्स द इलेक्शन वाज स्टोलन फ्रॉम हिम। तो अब व्हाट डू यू वांट? आप चाहते हैं कि जो बुख्ती साहब के साथ हुआ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ वो हम अब खान साहब के साथ कर दें? हम तो अभी तक भुगत रहे हैं वो गलतियाँ जो भुट्टो साहब के साथ हुआ या बुख्ती साहब के साथ हुआ। तो उस किस्म की गलतियाँ हमें फिर नहीं करनी चाहिए। दीज आर नॉट सोल्यूशंस। सोल्यूशन तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सोल्यूशन तो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन होती है, सोल्यूशन तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होती है, सोल्यूशन तो पार्लियामेंट होती है। तो आप क्यों इतने नाराज़ हो गए कि जी खान साहब ने फारग करो, खुदा कौन है? ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टली वी नीड टू अकोमोडेट ईच अदर। खान साहब ने गलतियाँ बहुत की हैं। खान साहब ने किस किस को अपने दौर में क्या नहीं किया, ये मेरे पास एक लिस्ट है। इजाज़त है तो मैं बताऊँ आपको कि खान साहब ने ज़्यादतियाँ की और हमने अपोज़ किया उनको। तो अब अगर उनके साथ कोई ज़्यादती करता है तो हम उसको भी अपोज़ करना चाहेंगे। तो ये सिचुएशन है। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया और गिरफ़्तार करवाया। दानियल अजीज़ साहब को डिस्क्वालीफाई करा दिया, तलाल चौधरी साहब को डिस्क्वालीफाई करा दिया, निहाल आशफी साहब को डिस्क्वालीफाई करा दिया, हारून अख्तर साहब को डिस्क्वालीफाई करा दिया, मरीम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया, 47 MNAs को धमकियाँ दे के लॉयल्टीज़ को स्विच करवा दिया, 69 MPs को लॉयल्टीज़ दे के स्विच करा दिया, 25 मेंबर्स जो थे नून लीग के उनके टिकट्स जो है वो वापस करवा दिए गए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एक रात में फ़ारग कर दिया गया वगैरह वगैरह। और फैज़ाबाद धरना हुआ, आपने देखा, टू डिस्टेबलाइज नवाज शरीफ गवर्नमेंट। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ने क्या नहीं किया इमरान खान के हक़ में और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और उसके बाद 2018 की इलेक्शन के बाद, उससे पहले ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद वो जीते इलेक्शन। और उसके बाद खान साहब जब इलेक्शन जीत के आए RTS सिस्टम के ज़रिए, तो फिर मरीम नवाज़ को 2 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया 10 महीने के लिए। हमज़ा शहबाज शरीफ को 22 माह जेल में रखा, सलमान रफ़ीक को 16 महीने रखा, शाहिद खाकान अब्बासी को 7 महीने रखा, मिफ्ता इस्माइल ख्वाजा आसिफ को भी जेल में रखा, फवाद हसन फवाद को गिरफ़्तार कर लिया, आहद चीमा को गिरफ़्तार कर लिया, जावेद लतीफ़ को गिरफ़्तार कर लिया, एहसन इकबाल को गिरफ़्तार कर लिया और जेल में रखा, राना सनाउल्लाह को 7 महीने रखा। मतलब खान साहब ने क्या नहीं किया। और आज इतना शोर डालती है PTI कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लोग गिरफ़्तार कर लिए, ये कर लिया, खान को रखा हुआ अंदर। तो बात ये जो आप करते हैं वो भुगतना पड़ता है, बाद वो घूम के आपके पास आ जाती बात। तो आज अगर आप ये कहें कि खान साहब के साथ भी वही करना चाहिए जो खान साहब ने मियाँ साहब के साथ किया, तो मैं उसका इत्तेफाक नहीं करूँगा उससे। खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, इस हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए। हमें नए रवाज सेट करने चाहिए। ये जो है ना कि जब जो आता है वो पिछले अंदर तार देता है और वो फिर जो ओली वाली आती है तो वो अगले तार देता है। दिस इज़ नॉट गुड पॉलिटिक्स। दुनिया में कहीं भी जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। ठीक है, अदील अहमद साहब ऑस्ट्रेलिया से। सिटी साहब, आपसे ये पूछना था कि आपकी मियाँ साहब से काफ़ी कुर्बत पाई जाती है, काफ़ी मशहूर हैं आप, स्पेशली वो जो कश्ती वाली तस्वीर आई थी उसके बाद। तो क्या मियाँ साहब ने कभी आपसे तज़किरा किया है कि जो कुछ हुआ है 2024 के इलेक्शन में उनके साथ, उनको था कि शायद हम जीत जाएँगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह सबको जिताया गया, फॉर्म 47 की एक भमार थी, लेकिन उन्हीं का फॉर्म जो है वो पहले रिलीज़ किया गया जिसमें 000 वो सारे वोट थे मुस्तरद और सब,
और फिर उसके बाद उसको चेंज करके किया गया, और किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ, लेकिन उनको ऐसे मतलब ये शौक रहा कि आगे देखो हमने तुम्हें कैसे जिताया है। तो क्या मियाँ साहब को इसका आइडिया नहीं था जब वो लंदन से आ रहे थे, या उनको आइडिया था लेकिन वो सिर्फ मरियम की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे चीज़ों को? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, पहली बात तो वो आप किश्ती की बात कर रहे हैं, कितने हो गई मेरे को गलती के मैं बह गया और ना ली किश्ती और डूबी जाती तो बेहतर रहता मेरे वास्ते, अल्लाह रहम करे। तुसी लोग तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़िया। वो डूबी गई है वैसे, वो डूबी गई है, पाकिस्तान किसी आके। ले भरी सारे लोग। अच्छा और गल है कि मियाँ साहब गए थे अपनी कैम्ब्रिज, अपने सन बेटे की नया नया ब्याह हुआ था उनके यहाँ, वो गए थे, वो पढ़ रहा था, तो जाने लगे तो मुझे कहने लगे चलना जे, मैं कहा चलने। उत्थे गए थे, पुत्र ने कहा जी कि वो मैंने तो सर थोड़ी सैर सपाटे आपके लिए तैयार किए हुए। मियाँ साहब को मूड तो नहीं था, मगर जाहिर है अच्छा चलो, और मैं भी नाल था तो मैं भी बह गया बिच। वो फिर किसी ने तस्वीर खींच ली, वो साढ़े गले पै गई और उससे उत्ते मीम्स बन गए, ये हो गया वो हो गया। अच्छा खैर है नहीं। अब बात यह है कि मियाँ साहब जब लंदन में थे तो उस वक़्त सारे जो लोग लंदन जा रहे थे उनको एक ही बात कह रहे थे कि आपका बहुत सपोर्ट है, इमरान खान के ख़िलाफ़ आवाम हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई है, अब आप वापस आएंगे तो आपको वोट पड़ेगा, बिकॉज़ सब लोगों का एहसास है कि एक आपके साथ ज़्यादती हुई है और दूसरा ये कि खान साहब जो है ही इज़ नॉट डिज़र्विंग। तो इस किस्म की सोच के साथ वो वापस आए। उनका ख्याल था कि ये सही हो जाएगा काम। मगर जो बात उस वक़्त समझ में नहीं आ रही थी PDM वालों को, जो कि मियाँ साहब को बात समझ आ रही थी मगर वो अपनी बात मनवा नहीं सके, वो ये था कि ये जो PDM ने गवर्नमेंट बनाई थी ना, इंटरिम गवर्नमेंट, उसने तबाही की तरफ ले गई पार्टी को। उसके ऊपर प्रेशर था इस्टेब्लिशमेंट का कि IMF के काम करना है आपने, नहीं तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। उन्होंने अपनी पार्टी की जो पोजीशन थी उसको बहुत ख़राब कर दिया बाय फॉलोइंग द IMF प्रोग्राम। मियाँ साहब कहते रह गए, ओए ऐ ना करो, आवाम पे बोझ ना पाओ, आवाम पे बोझ ना पाओ। मगर यहाँ जो लोग बैठे हुए थे हुकूमत के अंदर, वो कह रहे थे नहीं जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है करना ही करना है और हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो उन्होंने पार्टी का बट्टा गोल करा दिया। अच्छा अब पार्टी का गट्टा गोल कराया मगर मईशत जो थी वो डिफ़ॉल्ट से बच गई। अब आप फैसला करें कि उन्होंने पार्टी को कुर्बान कर दिया। अब मियाँ साहब क्या करते उस वक़्त? तो उस वक़्त आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे उनको फ़ारग भी किया गया क्योंकि वो बहुत IMF के प्रोग्राम को फॉलो करना चाह रहे थे और इसाक डार साहब कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जब डार साहब वापस आए, हुकूमत में आए, तो फिर उनको भी समझ आ गई कि अब करना पड़ेगा, नहीं तो साड़ी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सिचुएशन थी। बहरहाल इसके बावजूद कि मियाँ साहब वापस आए और उन्होंने देखा, उस वक़्त आपको याद होगा कि कुछ पोलिंग भी हो रही थी, गैलप के पोल्स आ रहे थे, इधर से आ रहे थे उधर से आ रहे थे, और मैं आपको विदाउट विदाउट हेजिटेशन मैं ये कह दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो इनको दी जा रही थी, वो यही था कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं, आप बाहर निकलें, जल्द से जुलूस करें, आपका सपोर्ट बेस है, इमरान के साथ लोग खुश नहीं हैं। मगर जो चीज़ नज़र नहीं आई लोगों को वो ये थी कि अगर ये इलेक्शन हो जाती IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले, तो उस वक़्त कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती रहेगी और ये नून ने जीत जाना था। मगर जैसे जैसे अवाम दूर होती गई इनसे, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो वोट बैंक भी गिरता गया। आखिर में वही हुआ जो कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, अवाम ने आके वोट डाल दिया खान साहब को, और उस स्टेज पे फिर मियाँ साहब को इस बात का एहसास हुआ कि अब ये सिचुएशन है, अब मैं क्या करूं। तो फिर सोचा ठीक है, मेरा भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और बेटी जो है उसका फ्यूचर बन जाएगा, तो मैं फिर पीछे ही हट जाऊं तो बेहतर है। दैट्स हाउ इट हैपेंड। ठीक है, ये है सारी कहानी। और सेठी साहब से एक और यास्मीन सलीम साहिबा ने किया, वो अगले हफ्ते शामिल करेंगे, और वो पूछ रही हैं कि सेठी साहब बताएं अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। इसके अलावा भी बहुत से सवालों के जवाब अगले प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम तक के लिए बड़े ज़ालिम ने लोग